नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। वक्फ संशोधन बिल को आज लोकसभा में पेश किया गया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा में पेश कर दिया। सुबह 12 बजे से बिल पर 8 घंटे की चर्चा शुरू हुई थी। हालांकि बाद में इस चर्चा को 2 घंटे के लिए और बढ़ा दिया गया। बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को कानूनी दायरे में लाए जाने का प्रस्ताव रखा गया। बिल पर चर्चा में किरेन रिजिजू ने 58 मिनट अपनी बात रखी, यानी 1 घंटे में 2 मिनट कम। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 5 मार्च 2014 को 123 प्राइम प्रॉपर्टी को दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दी। ऐसा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अल्पसंख्यक वोटों के लिए किया गया था। वापस इसी खबर पर आपको लेकर आएंगे, लेकिन सीधा आपको लोकसभा लिए चलते हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट इस समय लोकसभा में निकल कर आ रही है। जहां निशिकांत दुबे बोले, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। बात से एक भी प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ है? मेरा पास हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि मेरा रिजोल्यूशन पास हुआ है। क्या रिजोल्यूशन पास हुआ है? धारा 370 खत्म होना चाहिए, 35 ए खत्म होना चाहिए, कश्मीरी पंडितों को अधिकार होना चाहिए। वो इसलिए पास हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी थी। मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद था, सरकार उसको पास कराना चाहती थी, इसलिए पास हो गया। ये जो 1954 का वक्फ एक्ट है, 1952 में सभापति महोदय काजमी साहब लेकर आए। एक प्राइवेट आदमी प्राइवेट बिल लेकर आया, और उसके लिए जब ये बिल पास हो गया तो सेलेक्ट कमेटी बनी, और उस सेलेक्ट कमेटी के जो मेंबर थे, अमजद अली, आप मुसलमानों की बात करते हो, 2 लोगों ने डिसेंट नोट दिया। एक का नाम था मोहनलाल सक्सेना और दूसरे का नाम था अमजद अली। उन दोनों ने कहा, सब कागज लेकर आया हूं, कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट द आर्टिकल 14-15 है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 25 है उसका वायलेशन है। लेकिन कांग्रेस मुसलमानों के इम्पीचमेंट की पॉलिटिक्स के कारण इस बिल को पास कराना चाहती थी, और ये प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर एक वक्त बिल आया। क्या आप गैर सरकारी बिल को जो है सरकारी बिल बनाकर इतने दिनों तक मुसलमानों के लिए एक अधिकार की बात करोगे? किस तरह की राजनीति कर रहे हो आप? तीसरा जो है अध्यक्ष महोदय, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अनुराग जी ने कहा कि पूरी दुनिया में हमसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में, टर्की में, सीरिया में है, लेबनान में है, सऊदी अरब में। आप यह बताइए कि इस देश में संविधान की बात बहुत करते हैं, हम लोग संविधान की शपथ लेते हैं। मैं भी संविधान लेकर यहां बैठा हुआ, यह संविधान है। इस संविधान में अमेरिका सेकुलर है या नहीं है? अंग्रेज सेकुलर थे कि नहीं थे? आप नॉर्थ ब्लॉक चले जाइए, साउथ ब्लॉक चले जाइए, प्रधानमंत्री के ऑफिस चले जाइए, राष्ट्रपति भवन चले जाइए, पुराना संसद भवन चले जाइए, आपको सब जगह गीता का श्लोक दिखाई देगा। एक चीज उर्दू में नहीं लिखा हुआ है, एक चीज संस्कृत में नहीं लिखा हुआ है। अमेरिका का राष्ट्रपति यदि, बस 4-5 मिनट में खत्म करूंगा, अमेरिका का राष्ट्रपति यदि शपथ लेगा तो वो बाइबल पर लेगा। सारे मुस्लिम कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट यदि शपथ लेंगे तो वो कुरान पर लेंगे। आपने किस तरह का बना दिया कि हम संविधान के ले सकते हैं, गीता पर नहीं हाथ रख के कर सकते हैं, और आपने मुसलमानों को एक अलग कानून दे दिया। ये पूरी दुनिया में कोई मुस्लिम कंट्री भी ऐसा नहीं है जिसने कि वक्फ को इस तरह का अधिकार दिया हुआ है। क्या आप भारत को एक मुस्लिम कंट्री बनाना चाहते हो? मैं सभापति महोदय इस सदन की जानकारी के लिए 1947 में जब जवाहरलाल नेहरू ने शपथ लिया ना प्रधानमंत्री पद का, तो यह संविधान नहीं था। उन्होंने गीता पर हाथ रखकर जो है शपथ लिया था प्रधानमंत्री का। उनको आप सेकुलर मानते हो कि नहीं मानते हो? मैं भी पूरा पढ़ के आया। गीता पर हाथ रखकर, ये संविधान की शपथ नहीं ली थी नेहरू ने,
उन्होंने गीता की शपथ खाई थी। क्या आप उनको सेकुलर मानते हो कि नहीं मानते हो? तीसरा सर, ये जो वक्फ है, अभी बहुत चर्चा चली सर कि वक्फ में वक्फ अलग है, रिलीजन अलग है। सुखदेव जी बैठिए। सभापति महोदय, मेरे यहां 12 ज्योतिर्लिंग का एक ज्योतिर्लिंग है। विधानसभा ने कानून बनाया है और उसका सचिव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते मैं उसका ट्रस्टी हूं। मेरे पहले जो सांसद थे फुरकान अंसारी, वो उसके ट्रस्टी थे, और अभी 6 महीने पहले तक हाफिजुल हसन, एक मुसलमान, हमारे बैद्यनाथ ट्रस्ट का सेक्रेटरी है। आप किस तरह की बात कर रहे हो? आपका तो एक उदाहरण दे दो। मैंने दे दिया उदाहरण, मेरा ही उदाहरण है, और आज आप इस तरह की बात करते हो। तीसरा सर, बस चेयरमैन सर, दो चीजें और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लेकर आया हूं सर। एक इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट बना। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, ये चर्च की ये जो संपत्ति है सर वक्फ की, 39 लाख एकड़ कैसे हो गए और कहां डिस्प्यूट है। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ सभापति महोदय, तो जो यहां से भारत के लोग पाकिस्तान गए या पाकिस्तान के लोग जो यहां आए, उसमें जमीन का भी आदान प्रदान हुआ, और यह तय हुआ, और यह हाउस को जानने वाली बात है कि जो भी पाकिस्तानी यहां से गए, उनकी प्रॉपर्टी इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट में भारत सरकार की होगी। जो 1984 में राजा साहब बता रहे थे कि इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट को क्या किया, पाकिस्तान में जाकर जो यहां से भाग के चले गए सर, जो कि इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट या एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट हो सकता था, उन सबों को पाकिस्तान जाकर उन लोगों ने कहा कि यह वक्त की संपत्ति है, क्या आप एनिमी प्रॉपर्टी को, और मैं होम मिनिस्ट्री के 5 आदेश लेकर आया हूं कि ये इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट है और ये वक्फ ने ले लिया है, ये इलीगल है, ये कानून का आपको पता है। जो वक्फ संशोधन बिल को आज लोकसभा में पेश किया गया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा में पेश कर दिया। सुबह 12 बजे से बिल पर 8 घंटे की चर्चा हुई। हालांकि बाद में इस चर्चा को 2 घंटे के लिए और एक्सटेंड यानी बढ़ा दिया गया है। बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को कानूनी दायरे में लाए जाने का प्रस्ताव रखा गया। बिल पर चर्चा में रिजिजू ने 58 मिनट अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 5 मार्च 2014 को 123 प्राइम प्रॉपर्टी को दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दी। ऐसा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अल्पसंख्यक वोटों के लिए किया गया, पर चुनाव हार गए। रिजिजू ने कहा कि अगर हमने आज ये संशोधन बिल पेश नहीं किया होता तो जिस इमारत में हम बैठे हैं उस पर भी वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा सकता था। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में नहीं आती तो कई अन्य संपत्तियां भी गैर अधिसूचित हो जाती या मान ली जाती। ये कहते हैं कि हमारा देश में लैंड बैंक जो है वक्फ बोर्ड के पास 3rd लार्जेस्ट है। पहला रेलवे, इंडियन रेलवे, फिर इंडियन आर्मी मतलब इंडियन डिफेंस का, और फिर कहता है वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। मैं उसको सुधारना चाहता हूं। सर, आप भी तो ट्रेन में चलते हैं, हम लोग भी ट्रेन में चलते हैं। हजारों किलोमीटर ट्रेन का पटरी लगा हुआ है, स्टेशन बना हुआ है। वो ट्रेन का पटरी लगा हुआ है, वो रेलवे का प्रॉपर्टी थोड़ी है, ये तो देश का प्रॉपर्टी है। हम लोग सब चलते हैं उसमें। इसको आप कैसे लगा सकते हैं कि रेलवे के पास इतना है, वक्फ बोर्ड के पास इतना है? वो देश का प्रॉपर्टी है। हमारा डिफेंस के पास कहता है कि 2nd लार्जेस्ट है। डिफेंस के पास जो भी ले रहे, जहाँ ट्रेनिंग करता है, जहाँ वो रहता है, या बॉर्डर एरिया में जितना डिफेंस लैंड है, वो देश का रक्षा के लिए है। उसको आप कैसे वक्फ प्रॉपर्टी के साथ आप तुलना कर सकते हैं? वक्फ प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है सर। तो इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। सिर्फ हमारा देश में ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। तो फिर ये क्यों है 60 साल तक आप सरकार में रहे हैं, हमारे देश में मुसलमान इतना करीब क्यों है?
जब दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारा देश में है, तो हमारे गरीब मुसलमानों का पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्किलिंग के लिए, इनकम जनरेशन के लिए क्यों काम नहीं हुआ आज तक बताइए। ये दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ प्रॉपर्टी अगर हिंदुस्तान में है, तो उस प्रॉपर्टी से गरीबों का उत्थान के लिए, लोगों का भला के लिए अगर ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रहा है, तो इसमें आपत्ति क्यों होना चाहिए, आप लोग बताइए। ये वक्फ बोर्ड का जो काम है, ये बेसिकली वक्फ प्रॉपर्टी को जो संभालने वाले मुतावली और जो वक्फ प्रॉपर्टी को व्यवस्था करते हैं, उसको संचालित करने के लिए ये गवर्नेंस का, सुपरविजन का एक प्रावधान है। किसी भी तरीके से वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज नहीं करता है। वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में हस्तक्षेप नहीं करता है। ये जो उन्होंने गुमराह करने का कोशिश किया गया है, ये मैं कुछ केसेस आपको बताना चाहता हूं। सर आप देखिए, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ बिल को लेकर के लोकसभा में कहा है कि वक्फ बिल का मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है। वक्फ बिल प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट का विषय है। वक्फ बिल को लेकर मस्जिद और दरगाह छीनने का झूठ फैलाया जा रहा है। किरेन रिजिजू ने आगे कहा कि वक्फ बिल का विरोध करने वालों को देश याद रखेगा। वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी अपना पक्ष रखा है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वक्फ संशोधन बिल को ड्राफ्ट करने वालों को वक्फ की जानकारी तक नहीं है। वक्फ को सिर्फ मुसलमान ही समझता है और जानता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वक्फ की जमीन पर कब्जा करना चाहती है। इमरान मसूद ने वक्फ संशोधन बिल को संविधान विरोधी करार दिया। के जिन्होंने इस वक्फ बिल को ड्राफ्ट किया, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है बार बार। वक्फ के बारे में आपको जानकारी, वक्फ है क्या? वक्फ एक फरीजा है। हर मुसलमान के लिए जो जिसकी जो हैसियत है, वो अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी को या किसी भी चीज को अल्लाह की राह में वक्फ करता है। और इस वक्फ के जो ड्राफ्ट करने वाले लोग थे, जो उन्होंने बिल ड्राफ्ट किया था, सभापति महोदय, 2005-06 में विभिन्न राज्य के बोर्डों द्वारा सच्चर कमेटी के समक्ष ये कहा गया, दिल्ली में 316, राजस्थान में 60, कर्नाटक में 42, मध्य प्रदेश में 53, उत्तर प्रदेश में 60, उड़ीसा में 53 ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनके ऊपर सरकार के कब्जा किया हुआ है। लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने मोदी सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि टीएमसी वक्फ संशोधन बिल का पुरजोर विरोध करती है। वक्फ बिल संविधान के खिलाफ है। वक्फ बिल को मुसलमानों के अधिकार छीनने वाला तक उन्होंने करार दिया है। Importantly, two areas of the Waqf. One, manage religious affairs of Waqf board. One of the arena is to manage, control, supervision of the religious aspects of the Muslim. Two, providing power to the state government to decide the disputes in respect of the Waqf property, including land and building. Article 26 of the Constitution of India provides that, subject to public order, morality and health, every religious denominations or any section thereof shall have the right, A, to establish and maintain institution for religious and charitable purpose, B, to manage its own affairs in matter of religion.
लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर बोलते हुए बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने बड़े ही दमदार तरीके से बिल का समर्थन किया। उन्होंने 2013 के वक्फ संशोधन पर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। सूर्या ने कहा कि वक्फ एक्ट 2013 ने वक्फ बोर्ड को बहुत ज्यादा ताकत दी है, जिससे वो न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका सब कुछ में बन जाता है, सब कुछ बन गया था। इस तरह शक्तियों का बंटवारा नहीं हो पाया। इतना ही नहीं, उन्होंने धारा 40 हटाने पर भी सवाल खड़े किए। सूर्या इतने पर नहीं रुकते हैं और आगे कहते हैं कि आपके पास लिमिटेशन एक्ट था। यदि आप इस एक्ट का पीड़ित पार्टी पर या आपके पास वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने जाने के लिए केवल 1 वर्ष था, जिसका आदेश अंतिम था। यदि आप वक्फ बोर्ड हैं तो आप पर कोई लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता। दुनिया में ही अपने आप में अकेला है। The Waqf Board, the concept of Section 40, Waqf by user and oral Waqf was a potent cocktail that enabled the Waqf Board to usurp any land that it wished. Sir, and those who had a problem with this, they were forced to go before the Waqf Tribunal. And this Waqf Tribunal was a kangaroo court. And the Waqf Tribunal's orders were final and you couldn't even go in appeal. And on top of this, you had the Limitation Act. If you were an aggrieved party, you had only 1 year to go before the Waqf Tribunal, whose order was final. But if you were the Waqf Board, you had no Limitation Act applied on you. Even after 500 years, 1000 years, you could go and start a claim. This was the Frankenstein monster that was created by the Waqf Act of 2013, where the Waqf Board was judiciary, legislature, executive, all rolled in one. There was no concept of separation of powers. सर, देश में छोड़िए, विश्व में ऐसा दूसरा एक बॉडी नहीं है जिसमें वकील भी आप है, जज भी आप है, जूरी भी आप है, एग्जीक्यूशनर भी आप है। ऐसा एक फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर को कांग्रेस पार्टी ने ये वक्फ 2013 अमेंडमेंट के माध्यम से इस देश में लागू किए थे। सर, वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश करने पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा, उसका कड़ा विरोध जताया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी ने पिछले 10 सालों से मुसलमानों के खिलाफ जो कार्रवाई शुरू की है, ये उसी का हिस्सा है। अब वे हमारी संपत्तियां लेना चाहते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक ला करके हमारी संपत्तियों पर अंकुश लगाया जा रहा है, उन्हें काटा जा रहा है, कर्टेल किया जा रहा है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। कब्रिस्तान देखिए, ये मुसलमानों के खिलाफ पिछले 10-11 साल से जो बीजेपी ने एक कार्रवाई शुरू की है, उसी का हिस्सा है। पहले तो लिंच करते थे, मस्जिदों को तोड़ते हैं, कहीं इनकी दुकानें बंद करवा देते हैं। तो अब ये वक्फ बोर्ड की जो बिल लाके जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। जो हमारे कब्रिस्तान है, हमारी ज़मीनें हैं जो लोगों ने वक्फ की है अल्लाह ताला की राह में, तो ये मुझे लगता है ये मुसलमान को वो क्या करेंगे, वो तो बर्दाश्त करते आए हैं पिछले 10-11 साल से। मगर मैं समझती हूँ हमारे मुल्क के जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनको सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान पूरी दुनिया में भाईचारे की वजह से जाना जाता था। गंगा वक्फ संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पेश किया गया, जिस पर महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर सरकार की कोई दुर्भावना होती तो अब तक वक्फ बोर्ड अस्तित्व में ही नहीं आता। सरकार पिछड़े, गरीबों, वंचितों, मुसलमानों को उनके अधिकार और हक दिलाना चाहती है, इसीलिए यह वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश किया जा रहा है। देखिए, बात अगर दबे कुचले मुसलमान और गरीब मुसलमानों की है तो हमने सबने मिलकर इस बिल का स्वागत करना चाहिए। और देखिए, सरकार की अगर मंशा अगर खराब रहती तो इससे पहले भी अगर आप देखो तो देश में सीलिंग एक्ट आया है। सरकार को अगर मंशा सरकार की खराब रहती तो वो वक्फ बोर्ड ही नहीं रखता। वक्फ बोर्ड क्यों रखता हो? वक्फ बोर्ड ही नहीं रखता। तो जो दबे कुचले मुसलमान हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, सरकार उनको उनका अधिकार दिलाना चाहती है, उनका हक दिलाना चाहती है। समय की करे, पिछले सरकारों की करे, तो मुसलमानों को उनका हक कभी मिला नहीं, उनका अधिकार कभी नहीं मिला।
जो उनके साथ पिछली सरकारों ने नाइंसाफ़ी की है वही अगर उनके लिए उनको दे दी जाए तो उन गरीब मुसलमानों को एक उनका अधिकार मिलेगा और उनका हक मिलेगा, जो पिछले जो सरकारें थी जिन्होंने ये काम नहीं किया। कश्मीर के मुसलमानों पर बहुत सारे आरोप लगे थे, इन्हें बहुत सारे आरोप सरकार पर लगे थे कि कश्मीर में भी कुछ सरकार जो है ख़राब करने जा रही। तो आज वहाँ की स्थिति देखिए, आज वहाँ के मुसलमानों से बात कीजिए कि उनको उनका अधिकार मिला, उनका हक मिला, और आज जो कश्मीर जो है वो इतना डेवलप हो रहा था। वैसी इसी तरह पे ये वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड में अगर मुसलमानों को उनका अधिकार मिलेगा तो आज वो मुसलमान जो गरीब है, पिछड़ा है, तबका है, वो खुद का घर वाला हो जाएगा, खुद की ज़मीन वाला हो जाएगा। जितने भी जो लोग वक्फ बोर्ड में बैठे थे उन्होंने, चाहे किसी भी सरकार में ले लो, उन्होंने मुसलमानों को फ़ायदा दिया नहीं। देख आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।